हमने अभी अस्फीति को देखा था, अब हम देखेंगे संस्फीति, रिफ्लेशन। जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी उत्पन्न हो तब यह कोई भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है। अतः अर्थव्यवस्था में पुनः मांग जन्म देने के लिए एक देश की केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करती है। जो केंद्रीय बैंक किसको कहते हैं? केंद्रीय बैंक भारत में आरबीआई है, जो रेगुलेट करती है पूरे बैंकिंग सिस्टम को। तो केंद्रीय बैंक ब्याज की दरों में कटौती करता है। ब्याज की दरों में कटौती करता है, इसका मतलब ब्याज की दर कम कर देगा एवं अतिरिक्त तरलता सुनिश्चित करता है मार्केट में, और मनी का फ्लो करना शुरू करता है केंद्रीय बैंक, जिससे मांग को बढ़ावा देने के लिए देश की सरकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में कटौती करती है। इधर आरबीआई ब्याज दरों में कमी कर देता है, जिससे मांग बढ़े, और मार्केट में तरलता को बढ़ा देती है आरबीआई, जिससे मांग को बढ़ावा दे। और मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, उसमें कमी करती है, उसमें कटौती करती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मांग पुनः बढ़ जाती है और मूल्य, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य फिर से ऊपर जाने लगते हैं। इस स्थिति को संस्फीति कहते हैं। संस्फीति कहते हैं। इसका मतलब कि मुद्रास्फीति चरम पे पहुंची। फिर सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई और आरबीआई ने कि वस्तु एवं मांग की सेवाओं को बढ़ने की शुरू हो गई। वस्तु एवं मांग की सेवाएं जब बढ़ने लगी तो फिर मूल्य फिर से ऊपर जाने लगते हैं। इस स्थिति को संस्फीति कहते हैं। अतः संस्फीति भी मुद्रास्फीति की एक दशा है। अब हम देखते हैं वेज प्राइस स्पाइरल या इन्फ्लेशन स्पाइरल। इसमें यह होता है कि जैसे जैसे आय में बढ़ोतरी होने लगती है वैसे वैसे मुद्रास्फीति ऊपर जाने लगती है। फिर आय में बढ़ोतरी हुई, फिर मुद्रास्फीति ऊपर गई। तो इस प्रकार वेतन अथवा आय में बढ़ोतरी तथा मुद्रास्फीति के बीच एक चक्रीय संबंध होता है। चक्रीय मतलब ऐसे चक्र चलता है, चक्रीय संबंध होता है। तो ये ऐसे चलती है आय और मुद्रास्फीति, वेतन और मुद्रास्फीति। तो मैंने बोला कि जैसे जैसे वेतन में बढ़ोतरी होगी, जैसे जैसे वेतन में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे मांग में बढ़ोतरी होगी। वेतन बढ़ोतरी का मतलब मार्केट में तरलता अधिक जाएगा, व्यक्ति के पास अधिक पैसा पहुंचने के कारण अर्थव्यवस्था में अधिक पैसा जाएगा, जिसके कारण वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग बढ़ेगा। तो फिर वस्तुओं के सेवाओं का उपभोग बढ़ने से वस्तुओं का डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, जिसका परिणति होगा कि मांग में बढ़ोतरी के कारण फिर से मूल्य में बढ़ोतरी हो जाएगी। जब मूल्य में फिर से बढ़ोतरी होगी तो मूल्य में बढ़ोतरी के कारण वेतन में बढ़ोतरी की मांग पुनः उत्पन्न होगी। जब वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में फिर से बढ़ोतरी होगी तो वेतन में बढ़ोतरी की मांग बढ़ेगी। और फिर से वेतन को अगर फिर से बढ़ा दिया जाएगा तब पुनः वेतन की उस बढ़ोतरी के कारण मांग पुनः बढ़ेगी, जो कि मुद्रास्फीति को जन्म देगी। वेतन में बढ़ोतरी लागत जन्य मुद्रास्फीति को जन्म देती है। अगर व्यक्ति का वेतन बढ़ता है तो इसके कारण लागत जनित मुद्रास्फीति को जन्म देगी। अब कच्चे जो माल है उसके मूल्य में बढ़ोतरी होगी और मूल्य में बढ़ोतरी के कारण
फिर से लागत जनित मुद्रास्फीति फिर से उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। इसी को वेज प्राइस इन स्पाइरल अथवा इन्फ्लेक्शन स्पाइरल कहते हैं, इन्फ्लेशन स्पाइरल कहते हैं। अब हम देखते हैं इन्फ्लेशन टैक्स क्या है। इन्फ्लेशन टैक्स सामान्यतः एक कर का इन्फ्लेशन टैक्स के बारे में देखते हैं। और टैक्स क्या है? सामान्यतः कर एक अनिवार्य वसूली है जो कि सरकार आय एवं उपभोग पर लगाती है। पर इन्फ्लेशन टैक्स अथवा मुद्रास्फीति कर वास्तव में कोई कर नहीं है। मुद्रास्फीति कर कोई वास्तव में कर नहीं है जिसकी वसूली सरकार करती हो। यह उस क्षति को बताता है जो कि मुद्रास्फीति के कारण उपभोक्ता को होती है। जैसे 100 रुपये की वस्तुएं मिलने लगी 104 रुपये में, तो 104 रुपया जो है, 4 रुपया ये मुद्रास्फीति के कारण व्यक्ति को पे करना पड़ रहा है। इसी को इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। अर्थात मुद्रास्फीति के कारण उपभोक्ता के पास जमा धनराशि की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न हो जाना अथवा उपभोग का महंगा हो जाना मुद्रास्फीति कर है। उपभोग महंगा हो गया, व्यक्ति के पास जो धनराशि है, रखी गई धनराशि, अधिशेष धनराशि, उसके क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न हो जाना, यही कारण है कि मुद्रास्फीति कर अधिक हो जाती है। स्टैगफ्लेशन क्या है? यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बारे में आप बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करें। स्टैगफ्लेशन समृद्धि रहित मुद्रास्फीति। स्टैगफ्लेशन को 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं, स्टैग और फ्लेशन। स्टैग का मतलब स्टेगनेंट और इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति, फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति। तो इकोनॉमिक्स में ऐसे चलता रहता है। यह स्टेग तथा फ्लेशन 2 शब्दों के मेल से बना है। स्टेग शब्द स्टेगनेंट को बताता है जिसका अर्थ है रुकी हुई अथवा थमी हुई। स्टेगनेंट का मतलब है रुकी हुई अथवा थमी हुई, जबकि फ्लेशन शब्द का इन्फ्लेशन को बताता है जिसका अर्थ है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। फ्लेशन शब्द इन्फ्लेशन को बताएगा जिसका अर्थ है मुद्रास्फीति। अतः स्टैगफ्लेशन एक विरोधाभासी दशा है जिसमें अर्थव्यवस्था बिल्कुल थम जाती है, अर्थव्यवस्था रुक जाती है। अर्थव्यवस्था रुकने के कारण समृद्धि दर्ज नहीं कर पाती है अथवा अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जाने लगती है, जबकि मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ती रहती है। अतः कहा जा सकता है कि जब मुद्रास्फीति बिना आर्थिक समृद्धि की उत्पन्न हो, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, आर्थिक समृद्धि हो ही नहीं रहा है, तब इसको स्टैगफ्लेशन की दशा कहलाती है। या मुद्रास्फीति के पीछे लागत जनित एवं संरचनात्मक कारक होते हैं। अब अगर ऐसी स्थिति आती है स्टैगफ्लेशन की, तो यहाँ डिमांड मांग जनित मुद्रास्फीति और संरचनात्मक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन जनित कारक काम करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जब स्टैगफ्लेशन की स्थिति पैदा होगी तो वहाँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन काम करता है। चूँकि यहाँ आर्थिक समृद्धि थम जाती है, इसलिए ऐसा होता है। अतः रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो पाते। इससे निष्कर्ष निकलता है कि स्टैगफ्लेशन की दशा में बेरोजगारी की दर भी ऊंच होती है। स्टैगफ्लेशन की दशा में
बेरोजगारी की दर ऊंच होगी, रोजगार के नए सृजन नहीं हो पाएंगे। सामान्यतः उच्च बेरोजगारी के कारण मूल्य में कमी उत्पन्न होनी चाहिए, जो स्टैगफ्लेशन के दौरान नहीं देखी जाती है। मूल्य में कमी होनी चाहिए स्टैगफ्लेशन के कारण, जो कि देखी नहीं। बेरोजगारी के कारण मूल्य में कमी उत्पन्न होनी चाहिए। बेरोजगार आदमी है तो पैसा नहीं खर्च करेगा, लेकिन यह दिखती नहीं है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक प्रतिकूल अवस्था होती है। अर्थशास्त्री समझ नहीं पाते कि अब कौन सा कदम उठाया जाए, क्योंकि सारी नीतियों लगा दी गई, सारी नीतियों पर जोर दे दिया गया, फिर भी काम नहीं हो पाता। इसलिए ऐसा होता है। बस इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और इसकी अवधारणाओं की चर्चा करेंगे। थैंक यू।